हेलो गाइस, वेलकम टू इट्स न्यू लर्निंग पॉइंट फॉर यू। तो हम लोग पंजाब इकॉनमी कर रहे थे, जिसका हमने आधा चैप्टर ही कंप्लीट किया था। हम फर्स्ट चैप्टर में ही हैं अभी। सो लेट्स मूव टू पंजाब इकॉनमी द रेस्ट ऑफ द चैप्टर। सो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था फॉरेस्ट एंड 5 ईयर प्लान्स, है ना। तो हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉरेस्ट्री इन पंजाब। जो पंजाब में क्या कौन सी प्रॉब्लम, मतलब कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फॉरेस्ट्री के रिलेटेड फेस हो रही थी पंजाब को, हम उन प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ेंगे। 7 प्रॉब्लम्स फेस हो रही थी। इनएडिक्वेटेड एरिया अंडर फॉरेस्ट्रीज। एरिया अंडर फॉरेस्ट इन पंजाब इज़ फार लेस देन रिक्वायर्ड। एफर्ट शुड बी मेड टू एक्सपैंड इट। जो मतलब कि क्या कह रहे थे कि जो इनएडुकेटेड फॉरेस्ट है, मतलब जितनी हमें रिक्वायर्ड है फॉरेस्ट उससे बहुत ही कम है ना। तो जो ये है फॉरेस्ट को एक्सपैंड करना है के लिए एफर्ट्स हमें पुट करने पड़ेंगे, ये चीज़ कही है। सोइल इरोजन। डिफॉरेस्टेशन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड इन ऑर्डर टू चेक सोइल इरोजन। सोइल इरोजन को देखे जाने के लिए देखो क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन जो होती है उसे रिस्ट्रिक्ट मतलब कि होनी बंद हो जानी चाहिए। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, जब हम किसी लार्ज अमाउंट पे कटिंग्स ऑफ ट्री मतलब कि ट्रीज की कटिंग करते हैं, है ना, उसे कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। सो हम फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व कर सकते हैं? Cutting of trees for the purpose of the grazing, fuel wood and timbered sectors and other problem of forestry in Punjab and thus should be restricted। अब मान लो हम पेड़ों को काट रहे हैं ग्रेजिंग के लिए, फ्यूल वुड के लिए या टिम्बर के लिए, कोई भी के लिए, तो ये क्या होगा, ये फॉरेस्ट्री में क्या ला रहा है, प्रॉब्लम ला रहा है ना। तो इन सब को रिस्ट्रिक्टेड मतलब कि मनाही हो जानी चाहिए। ओल्ड मेथड्स। अब मान लो हम कर भी रहे हैं, हम पुराने मेथड से फिर से ट्रीज को कटिंग करेंगे तो क्या होगा, एक्सपेंसिव हो रहा है ना। वो देखो यहाँ पे लिखा है विच आर क्वाइट एक्सपेंसिव। इनएडिक्वेटेड फॉरेस्ट ट्रांसपोर्ट। जो फॉरेस्ट रोड्स एंड अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर इनसफिशिएंट। मतलब जो फॉरेस्ट की रोड्स या फिर कोई अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वो इनसफिशिएंट, मतलब जितना होना चाहिए उतना पूरा नहीं है। डिसर्टिफिकेशन। It is a great threat for forestry program in the state. In order to check the spreading of deserts in those parts of Punjab which are adjacent to Rajasthan border, afforestation on large scale should be done। जैसे जी डिसर्टिफिकेशन है जो बहुत ही फॉरेस्ट्री का प्रोग्राम के लिए बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम आ रही है। तो क्या होना चाहिए, जो भी बॉर्डर्स लग रहे हैं पंजाब के अदर राजस्थान या डेजर्ट्स एरिया में, वहाँ पे एफॉरेस्टेशन होता है लार्ज अमाउंट पे, लार्ज स्केल पे। जब हम ट्रीज़ को प्लांट करते हैं तो उन्हें हम एफॉरेस्टेशन कहते हैं, तो ये होनी चाहिए। शॉर्टेज ऑफ फ्यूल वुड। विलेजर्स फील acute shortage of fuel wood. It is so because previously dry cotton plants were used as a fuel, but now paddy cultivation has replaced cotton cultivation. Under social forestry plan also, instead of fuel wood, supply of timber and industrial raw material is being increased. Shortage of fuel wood compels the villagers to use cow dung as fuel. This valuable manure is thus reduced to ashes। जो विलेजर्स थी उन्हें बहुत ज़्यादा कमी हो रही थी फ्यूल वुड की। क्यों? क्योंकि जो पहले ड्राई कॉटन थे ना उन्हें फ्यूल के ज़रिए यूज़ किया जाता था। मतलब कि जो फ्यूल है ना उसे ड्राई कॉटन, मतलब कि फ्यूल की जगह पे पहले ड्राई कॉटन यूज़ किया जाता था, ठीक है। अब पर क्या हो रहा है, पैडी जो कल्टीवेशन है, और जो पैडी कल्टीवेशन है उसने किससे रिप्लेस कर दिया है, कॉटन कल्टीवेशन को। तो इस सोशल फॉरेस्ट्री प्लान में क्या होता है, जो कि टिम्बर की और इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल की सप्लाई हो रही थी वो बढ़ रही थी। शॉर्टेज ऑफ फ्यूल वुड कंपेल्स द विलेजर्स टू यूज़। अब फ्यूल की कमी आ रही थी, इससे क्या हुआ कि विलेजर्स को काउ डंग एज अ फ्यूल यूज़ करना पड़ा। तो इससे क्या हो गया, दिस वैल्यूएबल मैन्योर इज जस्ट रिड्यूस टू एशेस। और फिर ये जो वैल्यूएबल मैनर है ये एशेस में टर्न हो गया, वो चीज़ की है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पावर। Availability of power and its sensible use have great importance for the economic development of Punjab. Presently, per capita consumption of power in Punjab is over 1500 kilowatt per year, whereas per capita consumption of power in India is less than 800 kilowatt hours. Punjab has the highest per capita income consumption of power in India, and it is an index of Punjab economic prosperity। ऑफ पावर की हमारे पास अवेलेबिलिटी है तो ये ज़रूरी भी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो पर कैपिटल कंजम्पशन ऑफ पावर मतलब कि कितनी पूरे साल में पंजाब के द्वारा पावर यूज़ की जाती है वो है 1500 किलोवाट, ठीक है।
पर ईयर 1 घंटे में इतनी यूज़ की जा रही है पूरे पंजाब के द्वारा, और जो कि 800 किलोवाट पूरे इंडिया, मतलब कि हर एक स्टेट से 800 तक हो जा रही है। ठीक है। सो पंजाब है वो बहुत ही ज़्यादा हाई कंजम्पशन ऑफ पावर कर रहा है। ठीक है। इट इज़ एन इंडेक्स ऑफ पंजाबी इकॉनमी प्रॉस्पेरिटी। इम्पॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। अब जो इलेक्ट्रिक पावर है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हम पढ़ेंगे। पहली है चीप, मीनिंग ऑफ कोल, ड्रेनिंग आउट ऑफ पेट्रोल एंड देयर ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर आर एन एक्सपेंसिव proposition, but electricity can be transmitted to distant place at very cheap rates through the help of cable। तो देखो चीप, जैसे हम कोल की माइनिंग करेंगे, फिर पेट्रोल निकालेंगे, फिर ट्रांसपोर्ट में डालेंगे, और ये बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा था। तो जब इलेक्ट्रिसिटी का हमने किया, इलेक्ट्रिसिटी वाली चीज़ें आई, इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट आई, तो इससे क्या हुआ कि बहुत दूर दूर तक चला जा रहा था और बहुत इनके कम दाम थे और केबल्स की वजह से ये चल रहे थे। हाइजीनिक, अब हाइजीनिक है क्यों, ये एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज़ फ्री फ्रॉम द एवल एंड डेट इज़ वाई इज कॉल्ड द वाइट कोल। इसे हम वाइट कोल कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये पोल्यूशन फ्री है ना। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज एन इंपॉर्टेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट अलॉन्ग विद इरीगेशन, फ्लड कंट्रोल, नेविगेशन, सॉइल इरोजन एंड एफॉरेस्टेशन। अब देखो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इरीगेशन को भी हेल्प करता है, फ्लड कंट्रोल में भी हेल्प करता है, नेविगेशन भी, सॉइल इरोजन में भी, और एफॉरेस्टेशन में भी। ठीक है। इम्पॉर्टेंस फॉर एग्रीकल्चर, अब एग्रीकल्चर की भी इम्पोर्टेंस बढ़ रही है। अब कैसे इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर में, मान लो अब हम ट्यूबवेल्स वगैरह लगाएंगे तो क्या होगा, इससे जो हम मॉनसून पे डिपेंड रहते हैं उसकी वो जो डिपेंडेंस है वो हमारी कम हो जाएगी। इम्पॉर्टेंस फॉर लार्ज स्केल इंडस्ट्री, अब देखो लार्ज स्केल इंडस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रिसिटी, क्यों, क्योंकि ये प्रोडक्शन को करने में हेल्प करती है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी बचाती है, मतलब कि पैसे कम लगवाती है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। मान लो हम अब लेबर्स की जगह हम बड़ी बड़ी मशीनें रख लेते हैं तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही होगी ना। सो मैंने लार्ज स्केल इंडस्ट्री, अब लार्ज स्केल इंडस्ट्री की एग्जांपल दी है, नंगल फर्टिलाइजर फैक्ट्री आर नॉट पॉसिबल। अच्छा, अब जो फैक्ट्री है ये बिना इलेक्ट्रिसिटी के आग चल ही नहीं सकती है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, अब ये भी इम्पॉर्टेंट है छोटी छोटी विलेज इंडस्ट्री के लिए, जैसे फ्लोर मिल्स, ठीक है, आटे को पीसना वगैरह। सो कैन बी ईजली एंड चीपली विद इलेक्ट्रिसिटी। डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन है इसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए, क्यों, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो हेल्प इन डेवलपिंग द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अब देखो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या हेल्प करता है, जो हमारे ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन इसे इम्प्रूव करता है, इसे डेवलप करता है। जैसे टेलीग्राफ, वायरलेस, मतलब वायरलेस कुछ भी लगा रहे हैं तो हेडफोन्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ही हो रहे हैं। रेडियो, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, एलिवेटर, ये सारी किस पे डिपेंड है, इलेक्ट्रिसिटी पे। हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अब जो है इसने क्या किया है, लोगों के रहन सहन को भी अच्छा किया हुआ है, बहुत कंफर्टेबली किया हुआ है, जैसे एसी, फैंस, कूलर्स, गीज़र्स, हीटर्स, कुकिंग रेंज, इन सारे से क्या हो रहा है, हमारी अच्छी कंफर्टेबल लाइफ जी रहे ना हम लोग। तो ये किसके थ्रू हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हो रहा है। तो ये हमारी कोई इम्पोर्टेंस। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट सोर्सेज ऑफ पावर इन पंजाब। पंजाब में जो डिफरेंट सोर्सेज है पावर के उन्हें पढ़ेंगे। पहले हम ह्यूमन पावर पढ़ेंगे। तो देखो जो मैन है ये बहुत ही ओल्डेस्ट सोर्स है पावर का। ह्यूमन पावर हैज़ द ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिडोमिनेंटली एग्रीकल्चर स्टेट लाइक पंजाब। अब पंजाब जैसे स्टेट के लिए जहाँ पे इतना सारा प्रोडक्शन निकलता है ना, तो इसके लिए तो बहुत ही जरूरी है ह्यूमन पावर। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग द टोटल पॉपुलेशन ऑफ पंजाब 32.8% ही वर्किंग पॉपुलेशन थी, फिर 37% आ गई, बढ़ गई पॉपुलेशन। एनिमल पावर, लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स लाइक बुल्स, हॉर्सेस, डोंकीज, म्यूल्स, कैमल्स एट्सेट्रा आर यूज्ड एज सोर्स ऑफ पावर इन एग्रीकल्चर। पहले ये सभी एनिमल पावर को यूज़ किया जाता था, बट जब से इलेक्ट्रिसिटी आई है तो क्या हुआ है, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कोर्ट इंडस्ट्री, सब में कौन सी यूज़ हो रही है, हमारी पावर यूज़ हो रही है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है। देयर आर अबाउट 70.53 लाख कैटल्स इन पंजाब। ये तो अब समझ में आएगा कि 70.53 लाख जो है वो पंजाब में कैटल हैं। 25.3 लाख बुल्स एंड काउज हैं, 40 लाख बफेलोज हैं, 17,000 हॉर्सेज हैं, 4.3 लाख शीप्स एंड गॉट्स हैं,
In Punjab, large number of cattle is found is संगरूर डिस्ट्रिक्ट एंड स्मॉलेस्ट इन पठानकोट. सबसे ज़्यादा हमें संगरूर डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं कैटल, और पठानकोट सब में सबसे कम पाए जाते हैं. वाटर रिसोर्सेज. Water resources. Punjab state is formed by the soil brought down by the rivers. As such, water resources are quite adequate. In 2021 to 2022, installed capacity of the electricity in Punjab was 3,439 मेगावाट. पंजाब स्टेट किससे बना है? जो भी रिवर्स के थ्रू मिट्टी आती है उसी से बना है ना हमारा पंजाब स्टेट. इसके लिए जो वाटर रिसोर्स है वो बहुत ही एडवोकेट होनी चाहिए. 2021 से 22 जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है पंजाब में वो 3,439 मेगावाट हुई है यूज़. नेक्स्ट हम कोल के बारे में पढ़ेंगे. तो देखो पंजाब में जो कोल है, देखो हर जगह में कोल बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है क्योंकि डायरेक्टली सोर्स किसका है? एनर्जी का. और ये किसको जनरेट करता है? थर्मल पावर को. तो हमारे इधर जो थर्मल पावर हुई मतलब कि थर्मल पावर को प्रोड्यूस किया जाता है वो दो जगह पे सेटअप है. पहली गुरु नानक थर्मल प्लांट एट बठिंडा, सेकंड रोपर थर्मल प्लांट. ठीक है. पर हमारे इधर कोई भी कोल माइन नहीं है. जो कोल है वो बंगाल, बिहार वगैरह जगह से लाया जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है. इंस्टॉल जो थर्मल पावर को इंस्टॉल बनाने में 2021 और 22 में कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हुई है? 8,611 मेगावाट. ठीक है. पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. अब देखो जो पेट्रोल एंड डीजल है वो बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में यूज़ किया जाता है पंजाब में. ठीक है. क्योंकि ये एग्रीकल्चर सेक्टर में जो डीजल है वो ट्रैक्टर्स में यूज़ किया जाता है, पंपिंग सेट्स में भी यूज़ किया जाता है ना. तो जो पेट्रोल एंड डीजल है वो बहुत ही हेल्प करते हैं हमारे ट्रांसपोर्ट को, हमारे सर्विस सेक्टर को भी आगे बढ़ाते हैं, है ना. बट यहाँ पे कोई भी पेट्रोलियम वेल नहीं है पंजाब में. जो पेट्रोलियम है वो इम्पोर्ट करवाया जाता है. एटॉमिक पावर. एटॉमिक पावर की बहुत इंक्रीज इम्पॉर्टेंस है हमारे पंजाब में, बट एटॉमिक पावर स्टेशन कोई भी पंजाब में इंस्टॉल्ड नहीं हुआ है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी क्या होती है? जो हम धूप की एनर्जी को स्टोर करते हैं ना, उसे हम सोलर एनर्जी कहते हैं. तो देखो बहुत ही एक्सपेरिमेंट किए गए. ठीक है. सन रेज को सोर्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करने में. तो जो ये एनर्जी है बहुत ही बड़ी अमाउंट में प्रोड्यूस की जाती है और इन सब को खाना बनाने में भी सोलर एनर्जी का यूज़ किया गया है. बहुत सारे ऐसे गैजेट्स भी इन्वेंट किए गए हैं पंजाब के द्वारा. तो जो सोर्स ऑफ एनर्जी है ये बहुत ही ग्रेट सिग्निफिकेंस है हमारे फ्यूचर के लिए. जैसे 80 सोलर कुकर्स, 310 डोमेस्टिक होम लाइट सिस्टम, 1 फैन एंड 1 लाइट, 250 सोलर स्ट्रीट लाइट्स की जिसे स्टोर कर लेती हैं लाइट्स. और रात को अगर लाइट नहीं होगी तो वो जितनी उसके पास एनर्जी होगी उस वे से वो जलेगी. तो PEDA मतलब पंजाब एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा 2003 और 4 में इंस्टॉल किए गए. इन 2012 एंड 13 649 सोलर स्ट्रीट लाइट इंस्टॉल्ड हुई. और 31 दिसंबर 2018 इसमें क्या हुआ? सोलर पावर प्रोजेक्ट 935 मेगावाट में हुआ. विंड पावर. अब हम जो हवा है हवा को भी सोर्स ऑफ पावर में यूज़ कर सकते हैं. हिली एरिया में जो विंड मिल्स होती हैं वो फ्लोर मिनिंग के लिए यूज़ होती हैं और लिफ्टिंग ऑफ वाटर में भी यूज़ होती हैं. तो अब देखो जो प्लेन्स में जो विंड्स बहुत ज़ोर ज़ोर से बहती हैं, ब्लो करती हैं, तो इससे क्या होता है? जो विनोमिंग की जाती है गेहूँ की वो भी छाँटी की जैसे वो हम छाछ से करते हैं ना, वो चीज़ हो जाती है. और यही है. अब हम पढ़ेंगे गोबर गैस. यहाँ पे गोबर गैस काऊ डंग का है ना. तो ये बहुत ही पोटेंशियलिटी है पंजाब में इसकी. द गैस जनरेटेड बाय द यूज़ ऑफ गोबर गैस इज यूज फॉर लाइटनिंग. अच्छा, अब मान लो ये लाइटनिंग में भी हेल्प करता है और कुकिंग पर्पज़ के लिए भी है और जो ये मैन्योर के लिए भी यूज़ किया जाता है. पंजाब गवर्नमेंट हैज़ बिन गिविंग सब्सिडाइज फॉर इंस्टॉलिंग गोबर गैस प्लांट्स. अभी ने कहा है कि गोबर गैस प्लांट यूज़ करने हैं. तो 2020 से 21 में PEDA ने 2,837 बायोगैस प्लांट्स को इंस्टॉल किया. इन शॉर्ट, energy can be obtained many sources in Punjab, but due to rapid growth of agriculture industry, the demand of energy has been mounting. To explore and propagate alternative source of power, the government of Punjab in the year 1982-83 set up one demonstration center in each district. The center makes lot of efforts to develop solar energy, wind power, gobar gas, etc. देखो एनर्जी है
वो बहुत ही डिफरेंट वे से हम यूज़ कर सकते हैं, और जो कि बहुत ही जल्दी ग्रोथ बढ़ रही है हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की। तो जैसे एनर्जी की भी डिमांड बढ़ रही है। तो देखो क्या हुआ 1982 में और 83 में क्या किया गया है पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा कि उन्होंने डेमोस्ट्रेशन लगा दी कि हर किसी को, मतलब उन्होंने कहा भी कि अगर आप यूज़ करें तो उसे कंजर्व कर रहे हैं तो हमें प्लांट भी करना पड़ेगा। तो द सेंटर मेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स टू डेवलप सोलर एनर्जी, विंड पावर, ये सब कहा गया है। डेवलपमेंट ऑफ पावर प्रोजेक्ट्स इन पंजाब। सबसे पहले देयर आर टू मेजर सोर्सेज ऑफ पंजाब, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। In 2021 to 2022, the installed capacity of electric supply was 13,867 megawatt. Out of these, 3,439 megawatt was hydro and 8,611 megawatt was thermal. तो पंजाब में पावर रिसोर्सेज दो तरह में, मतलब कि सोर्स हैं, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। जो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी है पूरी हमारी सप्लाई इलेक्ट्रिक की हुई है 13,000 में हुई है, ठीक है, जिसमें से 3,000 और कुछ मेगावाट यूज़ हुआ है हाइड्रो में, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में, और 8,611 मेगावाट यूज़ हुआ है थर्मल में। सो हम पढ़ेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। यूएचएल रिवर प्रोजेक्ट जो था वो पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट था जो कि 1932 में स्टार्ट हुआ था पंजाब के द्वारा। द एंटायर पंजाब टेरिटरी यूज टू गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम दिस सोर्स। अब इसकी वजह से क्या हुआ, पूरे पंजाब को 1947 में क्या मिली, इलेक्ट्रिसिटी मिली। डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी वॉज 17 मेगावाट्स इन पंजाब। उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड पंजाब में सिर्फ 17 मेगावाट थी, और जिसमें से भी 10 मेगावाट यूज टू सप्लाइड इन यूएचएल रिवर। अब मान लो 17 डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी की, 10% तो सीधा हमारे यूएचएल प्रोजेक्ट्स में ही हो जा रहे हैं, तो 7% ही थर्मल में यूज़ हो रही थी हमारी। सिंस 1947 फॉलोइंग मेन प्रोजेक्ट्स हैव बीन सेट अप फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। भखरा नंगल प्रोजेक्ट, ये हमें पता है, सबको पढ़ते आ रहे, 1948 में सेटअप हुआ, ठीक है। इस प्रोजेक्ट से क्या हुआ, जो भी नियर, मतलब कि भखरा, जो कि कहाँ पे, जो भखरा विलेज है वहाँ रोपड़ में, वहाँ पे सेटअप हुआ सतलुज रिवर से। मतलब कि जो भखरा नंगल प्रोजेक्ट है, सतलुज रिवर जो आ रही थी उसी से हमने एक प्रोजेक्ट बनाया। अब इसके जो आगे तीन है ना, हाँ, हमने कुछ ऑर्गेनाइज किए, पावर हाउसेस हमने इंस्टॉल किए इस प्रोजेक्ट के अंदर। कोटला, गंगूवल, द राइट एंड लेफ्ट बैंक पावर ऑफ भखरा डैम, जनरेशन कैपेसिटी ऑफ all the powerhouses of Bhakra Dam in 1204 megawatts out of 760 megawatt of electricity is given to Punjab and rest of to Haryana, Delhi and Rajasthan। जो भी जनरेशन कैपेसिटी थी पावर हाउसेस की भखरा डैम में वो 1204 मेगावाट थी, जिसमें से 760 मेगावाट ही पंजाब को दी जा रही थी, बाकी सारा हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में जा रही थी। ब्यास प्रोजेक्ट। अब हम ब्यास प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ जॉइंट वेंचर ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। द प्रोजेक्ट हैव्स 2 पार्ट। अब ये सारे ब्यास यूनिट्स गिवन है, ठीक है, और इन सब का पंजाब में शेयर 566 मेगावाट है। अपर बरी द्वाब पावर हाउस, जो ये पावर हाउस है वो मलिकपुर में सिचुएटेड है, मलिकपुर में है, और जो कि 1973 में कंप्लीट हुआ था। इसके 2 स्टेजेस हैं। जो पहली स्टेज है इसमें क्या है कि हर एक प्रोजेक्ट में 3 पावर हाउसेज हैं, जिसमें से हर एक 15 मेगावाट इरेक्ट हो रहा है, ठीक है, और कमीशन ड्यूरिंग 1971 to 73, ठीक है। सेकेंड स्टेज क्या है, 3 एडिशनल पावर हाउसेज हैं, जिनमें जनरेटिंग यूनिट है जिसकी 15.45 मेगावाट, वो इलेक्टेड 1819 में 92 से। अब हम पढ़ेंगे शानॉन प्रोजेक्ट। ये पंजाब का जो सबसे पुराना पावर हाउस है। इसमें क्या होता था, जो रिवर उहल है उससे क्या होता था, वो बड़े बड़े माउंटेन से आती थी और जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट की जाती थी। जो सबसे पहले ब्लूप्रिंट था इस प्रोजेक्ट का, जो कि ये कोल के द्वारा बिल्ट किया गया था। बीटी इन 1932, बीटी के द्वारा 1932 में, जिसकी कॉस्ट 10 करोड़ में थी। देयर आर 4 टर्बाइन्स जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फॉर दिस प्रोजेक्ट। देयर इंस्टॉल कैपेसिटी इज 60 मेगावाट्स। अंडर द एक्सटेंशन प्रोग्राम ऑफ शानॉन प्रोजेक्ट अ यूनिट वॉज 50 मेगावाट कैपेसिटी। अब देखो, इस प्रोग्राम में शानॉन प्रोजेक्ट में 15 मेगावाट कैपेसिटी थी जो कि सेटअप की गई थी 4 यूनिट्स एट बारोट में। 18 करोड़ हैव बीन स्पेंट ऑन दिस प्रोजेक्ट, ठीक है, 18 करोड़ पे लगाए गए इस प्रोजेक्ट में।
So its total installed capacity is 110 megawatt. अनंतपुर साहिब हाइडल प्रोजेक्ट, अब तो देखो अनंतपुर साहिब हाइडल प्रोजेक्ट इसमें क्या हुआ, ये सतलुज रिवर में है, ठीक है, ये सतलुज रिवर के बेस में ये प्रोजेक्ट है। और इन दिस प्रोजेक्ट 2 हाउसेज, जो कि 2 पावर हाउसेज बिल्ड किए जाते हैं गंगूबल और नानिक्यान में, ठीक है। इस प्रोजेक्ट में क्या होता है, जो नंगल डैम है उसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, उसके बाद जो सेम पानी होता है उसे हम वापस से सतलुज में भेज देते हैं, किरतपुर में जो है उसमें, जो कि अब हमारी इस प्रोजेक्ट में कितनी 134 मेगावाट्स क्या यूज़ होती है, जनरेट होती है हमारी इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो 1855 में और 1860 में बना था। मुकरिन हाइडल प्रोजेक्ट, ये तलवारा के मुकरिन हाइडल चैनल में बना है। इसमें जो ब्यास रिवर है उसका वाटर यूज़ किया जाता है और इसमें 4 पावर हाउसेज हैं और इन सब में हर एक पावर हाउसेज में 3 यूनिट्स हैं। जो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है प्रोजेक्ट की वो 207 मेगावाट है। और जो वर्क इन प्रोग्रेस ये तो छोड़ो। थेन डैम और रंजीत सागर डैम प्रोजेक्ट, अब जो ये डैम है ये रावी रिवर पे सेटअप हुआ है, जिसका 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम ऑफ मधोपर हेडवर्क। पावर हाउसेस बिल्ड किए गए थे और हर एक पावर हाउसेस में 3 यूनिट है, सॉरी 4 यूनिट है। दे टोटल इंस्टॉल जो टोटल इन सब के द्वारा मेगावाट में यूज़ की गई थी इलेक्ट्रिसिटी वो 600 मेगावाट इंस्टॉल की गई थी इनके पास हाइडल इलेक्ट्रिसिटी। द बेनिफिशियरीज ऑफ दिस प्रोजेक्ट द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हिमाचल एंड जम्मू कश्मीर, इन सब में बेनिफिशियल थी, ठीक है। शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट, जो ये प्रोजेक्ट है ये भी रावी रिवर है उसके बेस पे हुआ और मधोपर हेडवर्क्स पे। इट इज़ अ जॉइंट वेंचर ऑफ अब इसमें पंजाब और जम्मू कश्मीर मिल के कर रहे हैं, ठीक है। इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो एस्टिमेशन लगाई गई है 159 करोड़ में है, जिसके पास हर एक प्रोजेक्ट में 2 यूनिट यूज़ हुई है और जिसकी टोटल कैपेसिटी है वो 47 मेगावाट निकली। माइक्रो हाइडल स्कीम, जो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है बहुत ही डिफरेंट वाटर से पंजाब के यूज़ की गई है। इस कनेक्शन में 18 प्रोजेक्ट सबमिट किए गए हैं सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी को। देयर इंस्टॉल कैपेसिटी 78 मेगावाट्स ऑफ दिस 5 प्रोजेक्ट हैव ऑलरेडी बीन सेक्शनड, ठीक है। मतलब इसमें क्या है कि इस कनेक्शन में हमने 18 प्रोजेक्ट सबमिट करवाए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी को, जिसमें से हमें पास इंस्टॉल कैपेसिटी 78 मेगावाट्स निकली, जिसमें से 5 प्रोजेक्ट जो कि हैं पहले ही सेक्शनड है। सतलुज यमुना लिंक प्रोजेक्ट, दिस प्रोजेक्ट इज़ बीइंग बिल्ट नियर रोपड़, ये रोपड़ में नियर बाय बिल्ट है ये प्रोजेक्ट। इट्स इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इज़ 44 मेगावाट्स और ये 44 मेगावाट को क्या करता है, जनरेट करता है, इंस्टॉल करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, हमारा अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, हम थर्मल पावर प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ कोल एंड डीजल इन अ थर्मल पावर हाउस। द स्टेटस ऑफ थर्मल पावर इन पंजाब इज एज फॉलोज। तो फर्स्ट है गुरु नानक देव थर्मल प्लांट बठिंडा। तो ये गुरु नानक देव थर्मल प्लांट है जो कि बठिंडा में है। तो ये 1974 में कमेंस और सर्विस में 1974 में इसकी सर्विस शुरू हुई थी। इट्स 4th यूनिट वॉज इंस्टॉल्ड इन 1979, जिसकी 4th यूनिट है वो 1979 में बनी थी। 4 यूनिट की इलेक्ट्रिसिटी में इस प्रोजेक्ट में इस पावर हाउस में जनरेट हुई थी। इट्स टोटल जनरेटिंग कैपेसिटी इज़ 440 मेगावाट। नेक्स्ट गुरु गोबिंद सिंह थर्मल प्रोजेक्ट रोपड़, ये जो प्रोजेक्ट है ये सेटअप हुआ है रोपड़ में, ठीक है। इसके पास 5 यूनिट्स हैं जो कि हर एक इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी है 1260 मेगावाट्स। ये सेकंड स्टेज प्रोजेक्ट है जो कि कंप्लीटेड हुआ है। फर्स्ट स्टेज में ये कंप्लीट नहीं हुआ था, सेकंड स्टेज में ये कंप्लीट हुआ था। थर्ड गुरु हरगोबिंद थर्मल प्लांट लहरा, जो ये लहरा में सिचुएटेड है, सेटअप है और ये 1998 में सेटअप हुआ है और ये टोटल 420 मेगावाट्स जो जनरेटिंग कैपेसिटी है उसे इंस्टॉल करता है। नेक्स्ट हम करेंगे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन पंजाब। तो हम इस टेबल से समझेंगे। 1971 में 680 जो थी वो इंस्टॉल हुई थी और किलोवाट में 2364.8 में इतनी मतलब कि जनरेट हुई थी। एंड
1881 में इतनी है, आप ये कंपैरिजन लगा ही सकते हो, ठीक है। ये सर्वे है 2022 से 2023 का। अब हम पढ़ेंगे कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन पंजाब। पंजाब में कैसे इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम किया जाता है। अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर इन पंजाब, ठीक है, 78.85 लाख तो लोग इसे कंज्यूम कर रहे हैं। वाइल अब सोचो 15 करोड़ में कितनी कंज्यूम होगी। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ऑल हाउस होल्ड्स हैज़ बीन अचीव्ड इन पंजाब। कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन पंजाब इन डिफरेंट यूजेस। अच्छा इस टेबल से समझते हैं हम देखो 1771 में देखो डोमेस्टिक में इतना यूज़ हुआ, कमर्शियल में इतना, इंडस्ट्री में इतना, पब्लिक लाइट्स में इतना, एग्रीकल्चर में इतना, ये सारे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन दिए हुए हम इसमें, ये तो हम नॉर्मली पढ़ सकते हैं आराम से। तो हम रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में पंजाब में आते हैं। तो देखो इस टेबल में थोड़ा सा मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये लिखा है इट इज़ क्लियर। हम इस टेबल से समझ सकते हैं कि पंजाब है वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है इंडस्ट्री, ठीक है। इट्स परसेंटेज कंजम्पशन, जिसकी परसेंटेज कंजम्पशन है वो डिक्रीज़ हो रही है कमर्शियल में और पब्लिक लाइट यूजेस में। अब हम पढ़ लेते हैं रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन इन पंजाब। सो ऑल द विलेजेस इन पंजाब हैव बीन इलेक्ट्रिफाइड। पंजाब, हरियाणा and Karnataka are the one of 3 states in India that can boast of 100% rural electrification. In Punjab, 13.89 lakh pumping sets and tubewells have been energized. Sangrur district is at the top of in providing electricity to 1,824 43 tubewells, while Pathankot district is the bottom with hardly 9,427 tubewells getting electricity. अब देखो जो हर एक पंजाब है विलेज है पंजाब में, वो बहुत ही इलेक्ट्रिसिटी आ गई है हर एक विलेज में। पंजाब, हरियाणा और कर्नाटका ही ऐसे 3 स्टेट्स हैं इंडिया में जो कि हर एक 13.89 लाख, पंजाब में 13.89 पंपिंग, जो पंजाब में 13.89 लाख है वो ट्यूबवेल्स वगैरह सब सेटअप है। जो संगरूर डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का, इसने 1,18,243 ट्यूबवेल्स सेटअप किए हैं, ठीक है। और जाके पठानकोट में 9,427 ट्यूबवेल्स सेट हुए हैं इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। तो हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग पावर इन पंजाब। अब पंजाब को कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है पावर के रिलेटेड। इनसफिशिएंट सप्लाई इन पंजाब, सप्लाई फॉर इलेक्ट्रिसिटी इज़ फार लेस देन इट्स डिमांड। पंजाब में जितनी डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी की उससे कम ही सप्लाई है इलेक्ट्रिसिटी पंजाब में। शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ द कॉज ऑफ लो वोल्टेज। अब पंजाब में जो इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज होने की वजह से क्या होता है कि हमारी वोल्टेज जो होती है वो कम आती है। स्पेशल एफर्ट्स शुड बी मेड टू ऑगमेंट द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि कुछ हमें एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे जो कि सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में, क्योंकि इसमें डिमांड ज़्यादा है और इतनी है नहीं, तो इसमें भी कोई भी प्रोजेक्ट यूज़ नहीं हुआ है तो नहीं तो हमें गिवन होता। सीजनल शॉर्टेज, इलेक्ट्रिसिटी जो है पूरे साल में नहीं सप्लाई की जाती है पंजाब के द्वारा, इसमें बहुत ही शॉर्टेज आ रही है इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करने में समर सीजन में। इन ऑर्डर टू मेक अवेलेबल कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर, जैसे हमने पूरे बिना रुकावट के एग्रीकल्चर को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी है, इससे क्या होगा हमारे एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन में रिलीज़ होगी ना। तो अब पावर कट इज़ इम्पोज्ड इन इट्स इंडस्ट्रियल, अब देखो जो इंडस्ट्री है उनमें पावर कट लग जाता है। एंड डोमेस्टिक यूज़, इट एडवर्सली इफेक्टेड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अब देखो इंडस्ट्री में लग जाते हैं तो क्या करता है ये इंडस्ट्री की जो प्रोडक्शन है उसमें अफेक्ट करते हैं। इंडस्ट्री अगर लाइट होती तो ज़्यादा प्रोडक्शन निकलती है ना, बड़े बड़े पावर कट लग जाती है, इससे प्रोडक्शन कम हो जाती है इंडस्ट्रियल की। कंज्यूमर आर ऑल्सो पुट अ ग्रेट हार्डशिप, अब जो कंज्यूमर है जो इस प्रोडक्शन को कंज्यूम करने वाले हैं उन्हें भी बहुत हार्डशिप यूज़ हो रही है। डिले इन गिविंग न्यू कनेक्शन, पंजाब में जल्दी लाइट के कनेक्शन नहीं होते हैं, नई कनेक्शन करवाने के लिए आपको बहुत ही फेसेस करनी पड़ती हैं। शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ द मेन कॉज ऑफ डिले इन गिविंग न्यू कनेक्शन। अब क्यों हम डिले करते हैं, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज है। लॉस टू पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, PSEB मतलब पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैज़ बिन सफरिंग कंसिडरेबल लॉसेस, इससे बहुत ही ज़्यादा लॉस फेस हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को। इट्स इनकम पर कंज्यूमर इज़, अब देखो पर कंज्यूमर में कितनी है 3027, अब एक्सपेंडिचर पर कंज्यूमर में है 3522,
सो पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कॉस्ट इज़ हाई बट ऑपरेशनल एफिशिएंसी इज़ लो। अब जो ये पंजाब में इस करके इलेक्ट्रिसिटी महंगी क्योंकि इसकी जो वो हाई बोर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, बट इसकी जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। प्रॉब्लम ऑफ थर्मल पावर। बठिंडा थर्मल पावर प्लांट हैज़ मैनी प्रॉब्लम्स। जो बठिंडा में सेटअप है प्लांट, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस हो रही है। सप्लाई ऑफ कोल्स इज़ इरेगुलर, मतलब कि क्यों प्रॉब्लम फेस हो रही है, क्योंकि जो कोल की सप्लाई है वो बहुत ही इरेगुलर, मतलब कि कॉन्टीन्यूसली नहीं है। सेकेंड, मशीन्स ऑफ द प्लांट डू नॉट वर्क प्रॉपरली, और जो मशीन्स हैं प्लांट की वो अच्छे से काम नहीं कर रही हैं। देयर इज़ टू मच ऑफ वेयर एंड टेयर। इंटरस्टेट प्रॉब्लम। द मेन सोर्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन पंजाब आर सतलुज, ब्यास एंड रावी रिवर्स। अब जो ये रिवर्स हैं इनके थ्रू ही हमारे जो भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है ये जनरेट होती है। द रिवर फ्लो थ्रू मोर देन वन स्टेट। अब जो ये रिवर है एक से ज़्यादा स्टेट में बहती हैं। Hence, to get the share of hydroelectricity generated by this river, some interstate problems have been cropped up. Delay is being caused in construction of dam, Byas Dam, mainly due to interstate dispute. जो भी स्टेट के स्टेट से लेके डिस्प्यूट्स हैं, कोई भी मान लो एक स्टेट का दूसरे स्टेट से कोई कॉन्फ्लिक्ट है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो भी हमें दूसरी स्टेट से सामान चाहिए वो बहुत ही डिले हो रहा है, जिसके कारण हमें पावर में प्रॉब्लम आ रही है। लैंड यूटिलाइजेशन इन पंजाब में लैंड को कैसे यूज़ किया जा रहा है वो पढ़ेंगे अब। लैंड इज़ लिमिटेड नेचुरल रिसोर्स। जो लैंड है वो एक लिमिटेड नेचुरल रिसोर्स है। एरिया ऑफ लैंड इज़ फिक्स। जो भी लैंड है लैंड का एरिया वो फिक्स्ड है और अनचेंजेबल, हम इसे चेंज नहीं कर सकते हैं। दिस लिमिटेड रिसोर्स कैन बी यूज इन सेवरल वेज। अब ये जो लिमिटेड रिसोर्स है इसे ही हम बहुत ज़रिए से यूज़ कर सकते हैं। क्रॉप्स के अलावा हम इसे और भी जैसे डिफरेंट चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, जैसे फॉरेस्ट में, माइनिंग में, इंडस्ट्री में, हाउसिंग वगैरह में सेटअप करने के लिए। बाय लैंड यूटिलाइजेशन वी मीन ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंट्रीज टोटल लैंड इनटू डिफरेंट यूजर्स। मान लो एक लैंड है, लैंड को किस में कौन सी जगह में क्या होना चाहिए, ये सारी लैंड यूटिलाइजेशन में आएगी। अब हमें इस टेबल दिया हुआ है और इसमें हमें ईयर बताए हुए हैं। 1970 से 71 में ये फॉरेस्ट इतने थे, 2006 में इतने 300, 2021 और 2022 में 243। नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, जो लैंड कल्टीवेशन में नहीं अवेलेबल थी, 624 लैंड, 474 ये आपको पर 1000 हेक्टर पे दिया हुआ है, और 558 फेलो लैंड, मतलब जहाँ पे ना तो हमारी खेती हो रही है, ना ही हाउसेस बन रहे हैं, ना ही फॉरेस्ट है, कुछ भी नहीं हो रहा, खाली पड़ी हुई लैंड, उसे हम कहते हैं फेलो लैंड। तो इस लैंड में 92 थे 70 से 71 में, फिर 27, अब 8 हैं। नेट एरिया जोन, वो एरिया जिसमें हमारी प्रोडक्शन मतलब कि कमर्शियल फार्मिंग हो रही है वो है 139, फिर 2006 और 7 में 37, और 2021 और 22 में बड़ी वो है 78। एरिया सोन मोर देन वंस, जो एरिया एक बार हमने क्रॉप उगा ली फिर हम उसमें उगा रहे हैं वो गिवन है। टोटल क्रॉप्ड एरिया, कितने में हमने एरिया में क्रॉपिंग की वो सारा एरिया है। जब हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट, कंपेयर टू द एरिया 1970 to 71, एरिया अंडर ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इंक्रीज इन 2021 फ्रॉम, देखो अब हम कंपेयर कर रहे हैं 1970-71 को 2021 और 22 से। इसमें क्या है 123,000 हेक्टर्स जो क्या है 224 हेक्टर्स में इंक्रीज़ हुई है। इट इंक्लूड स्टेट्स एज वेल एज प्राइवेट फॉरेस्ट, जो भी स्टेट हैं या फिर प्राइवेट फॉरेस्ट को सब इंक्लूड किया हुआ है। इन पंजाब एरिया अंडर फॉरेस्ट इज़ जस्ट 4.85% ऑफ द टोटल लैंड एरिया। अब टोटल लैंड एरिया में सिर्फ 4.85% ही हमारे पास फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट की कमी है हमारे पास। एरिया नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, अब कल्टीवेशन के लिए हमारे पास एरिया कम पड़ रहा है, उसे पढ़ते हैं। इट कवर्स 2 टाइप्स ऑफ लैंड, इंडिया 2 तरह की लैंड में कवर की हुई है। लैंड्स विच आर नॉट कल्टिवेबल, जो लैंड्स जिसमें कोई भी कल्टीवेशन नहीं हुई है, जैसे लैंड अंडर डेजर्ट्स, माउंटेन्स, रिवर, स्ट्रीम। मान लो किसी ने भी नहीं खरीदी है, नहीं कुछ भी कल्टीवेट नहीं हो रहा, ठीक है। सेकंड, लैंड्स अंडर हाउसेस, रोड्स, ब्रिजेस, रेलवे कैनाल्स। अब देखो
ये तो मान लो नेचुरली है, डेजर्ट, माउंटेन, रिवर्स वगैरह है ना। अब जो हाउसेस हो गए, रोड्स, ब्रिजेस, अब ये सारा तो हमने खुद बनाया है, अब इनमें भी हमारी कोई कल्टीवेशन नहीं हो रही है। सो द एरिया ऑफ दिस काइंड ऑफ लैंड वॉज 624,000 हेक्टर्स है 1971 में, और 2022 में ये थोड़ा कम हो गया है, जो कि 558,000 में आ गया है। Cultivable land actually increased. It could be possible because of the successful implementation of the program of soil conservation and checking of flood. Next है cultivable waste. जो cultivable waste है ये क्या इंक्लूड करता है? लैंड विच इज़ नॉट कल्टिवेबल ड्यू टू वन रीज़न और द अदर। अब मान लो कोई लैंड पे किसी रीज़न की वजह से, एक ही रीज़न की वजह से या एक से ज़्यादा रीज़न की वजह से उस लैंड पे कल्टीवेशन नहीं हो रही है, जैसे वाटर लॉजिंग, सॉइल इरोजन, ग्रेजिंग लैंड या लैंड अंडर ऑर्चर्ड्स, ये कुछ भी रीज़न हो सकता है। कल्टीवेबल तो है बट हम उसमें यूज़ नहीं करें, कल्टीवेट नहीं कर रहे हैं, तो वो कल्टीवेबल वेस्ट है। सो इस तरह की लैंड हमारे पास 92,000 हेक्टर्स की लैंड बची हुई है जो कि कल्टीवेबल वेस्ट में है। 2021 to 2022 इट केम डाउन टू 8,000 हेक्टर्स। अब जो है ये कम हुई है, हमने यूज़ करना शुरू किया है, तो 2021 के सेंसस के अकॉर्डिंग 8,000 हेक्टर्स ये कल्टीवेबल वेस्ट लैंड बची है हमारे पास। फैलो लैंड, फैलो लैंड में क्या है? फैलो लैंड मैंने आपको बताइए, जब वो लैंड कुछ समय के लिए अनकल्टिवेटेड होती है जिसमें हम कोई भी प्रोडक्शन यूज़ नहीं करते हैं, उसे हम कहते हैं फैलो लैंड। तो और ये ऐसे क्यों छोड़ी जाती है? ताकि हमने जो कल्टीवेशन की उसमें सॉइल से जो भी केमिकल सब्सटेंस है वो निकल गए ना, सॉइल अपनी दोबारा से फर्टिलिटी दोबारा से ले ले, इस करके हम उस लैंड को थोड़े टाइम के लिए छोड़ देते हैं। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं हम इसे, वो सारे करते हैं। सो 1771 में हमारे पास 139,000 हेक्टर्स की लैंड थी, फैलो लैंड। उसके बाद क्रॉप रोटेशन, मतलब कि एक जगह पे बहुत सारी क्रॉप्स को करना। हमारे पास टेक्नोलॉजी की इम्प्रूवमेंट हो रही है, टेक्नोलॉजी अच्छी अच्छी रिलीज़ हो रही हैं और इरिगेशन की अच्छी फैसिलिटी है, तो हमारे पास फैलो लैंड वो कम हो रही है। देखो 1771 में हमारे पास 139,000 हेक्टर्स पे थी, बट 2021 और 2022 में हमारे पास रिड्यूस हुई और ये आ गई 78,000 हेक्टर्स में आ गई। अब धीरे धीरे ये भी कम हो जाएगी। अब हम करेंगे नेट एरिया सोन। अब ये वो लैंड की बात की गई है जहाँ पे कल्टीवेशन हो रही होती है। तो 1771 में 4,053,000 हेक्टर्स पे वो शो की गई थी, कल्टीवेशन हुई थी, और 2021-2022 में इंक्रीज़ हुई, ये होगी 4,124,000 हेक्टर्स। इट कॉन्स्टिट्यूट्स 83% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ पंजाब, वेयर एज इंडिया नेट सोन एरिया इज 50% ऑफ द टोटल एरिया। अब देखो हम यहाँ पे 83% जो है कल्टीवेट कर रहे हैं, बट हमारे पास 50% लैंड में हम कल्टीवेट कर सकते हैं। 50% हमारा टोटल एरिया है, बट हम 83% उसे यूज़ कर रहे हैं। परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर कल्टीवेशन इन पंजाब इज़ द हाईएस्ट। अब जो भी कल्टीवेशन परसेंटेज है पंजाब में वो हर एक स्टेट से ज़्यादा है। एरिया सोन मोर देन वंस, ये वो है जब हम एक से ज़्यादा क्रॉप उगाते हैं एक ही लैंड पे और एक ही साल के अंदर। इन द एरिया 1970-71 1,625,000 हेक्टर्स ऑफ लैंड जो कि सोन की गई थी एक से ज़्यादा। फिर 2021 और 2022 में क्या हुआ, ज़्यादा अच्छी हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटी आई, केमिकल फर्टिलाइजर्स अच्छे आए और हमारे पास अच्छी सीड्स आई, HYV सीड्स आई, तो इसके कारण 3,702,000 हेक्टर्स आई हमारे पास नेट सोन एरिया। ये हमारे पास हम पंजाब अच्छे से ग्रो हो रहा है क्योंकि हमारे पास सब चीज़ अच्छी जा रही है। टोटल क्रॉप्ड एरिया, अब हमने सोन एरिया तो बता दिया, ठीक है, कितने में क्रॉप्ड हुई, अब वो एरिया की बात करेंगे। द एरिया डेट इज सोन वंस इन ईयर इज़ काउंटेड वंस। अब जो भी एरिया पूरे साल में हमने खेती की वो हम एक ही बार में काउंट करते हैं। एंड द एरिया सोन मोर देन वंस इज एरिया इज काउंटेड मोर देन वंस। अब मान लो पूरे साल में हमने एक खेती की तो इसे एक बार में जोड़ेंगे, अगर हमने ज़्यादा की तो जितनी बार हम 3 बार की तो हमने 3 बार ही उसे जोड़ेंगे। सपोज आउट ऑफ अ 2 hectare लैंड 1 hectare लैंड इज सोन वंस इन अ ईयर एंड द अदर हेक्टर इज सोन थ्राइस इन अ ईयर। सपोज 2 हेक्टर लैंड है जिसमें से 1 हेक्टर हमने सोन किया एक ईयर में, ठीक है, जो बाकी हेक्टर है वो हमने
और दूसरी लैंड पे हमने 3 बार वो जो कल्टीवेशन है वो हमने 3 बार कल्टीवेशन किया। तो टोटल प्रोडक्ट क्रॉप हमारे पास कितनी निकली? 1 हेक्टर हमने पूरे साल में यूज़ किया, और 2 हेक्टर थी ना, 2 हेक्टर में हमने 2 बार यूज़ किया। पहले हेक्टर में 1 हेक्टर, फिर तीसरी बार हमने 3 क्रॉप्स उगाई, मतलब 3 हेक्टर की क्रॉप हुई। 3 + 1 4 हेक्टर। तो इसमें से हमारे पास कितनी निकल गई? 4 हेक्टर की क्रॉप निकली। सो ऐसे 1970 से 71 में 5,678,000 हेक्टर्स हुआ। फिर इरिगेशन फैसिलिटी टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट के कारण क्या हुआ? 7,826,000 हेक्टर में 2021 और 2022 में हमारे पास आई। सो पंजाब गवर्नमेंट हैज़ बीन मेकिंग स्पेशल एफर्ट्स। अब देखो, पंजाब गवर्नमेंट है वो बहुत ही अच्छे एफर्ट्स लगा रही है हमारी लैंड यूटिलाइजेशन में। पंजाब गवर्नमेंट हैज़ स्पेंट ह्यूज अमाउंट ऑफ लैंड। अच्छा, जो ये पंजाब गवर्नमेंट इसने बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पैसे पे किए हैं लैंड को रिक्लेम करने में, लैंड के कंजर्वेशन प्रोग्राम के लिए, तो जो कि हमें इसके रिजल्ट दिख भी रहे हैं। कंक्लूजन, अब हम लास्ट कंक्लूजन पढ़ते हैं, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू नेचुरल इंडोमेंट्स, पंजाब इज़ अ पुअर स्टेट। अब देखो, जैसे हमारे पास लैंड की कमी आती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास अच्छी नहीं हो रही, तो इससे पंजाब क्या को पुअर स्टेट कहा गया है। नो मिनरल वेल्थ इज़ फाउंड, यहाँ पे हमें कोई भी मिनरल वेल्थ भी नहीं गई है, मिनरल्स नहीं है हमारे पंजाब में। फॉरेस्ट है बहुत कम है, और कोई भी पेट्रोलियम वेल या ऑयल वेल नहीं है यहाँ पे। और जो पावर है, यहाँ पे जो मेन सोर्स पावर है वो वाटर ही है। यहाँ की लैंड बहुत ही वैसे फर्टाइल है, क्लाइमेटिक है, हेल्दी है, बहुत ही अच्छी है एग्रीकल्चर के लिए। डिस्पाइट द मिजरलेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्स, मतलब हम यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स की कमी होने के कारण जो पंजाब है वो इतना प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क, स्टर्डनाइज एंड एफिशिएंसी ऑफ पंजाबीज। इट इज़ ऑल्सो ड्यू टू प्रॉपर इरीगेशन फैसिलिटीज़, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। पंजाब जो है बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेट है इंडिया की। क्यों? क्योंकि इसके पास हार्ड वर्क भी कर रही है ये कंट्री, स्टडीनेस भी है, एफिशिएंसी मतलब कि एफर्ट्स भी बहुत पुट किए जा रहे हैं पंजाबीज़ के द्वारा, और हमारे पास अच्छी इरीगेशन फैसिलिटीज़ हैं, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी अच्छी हो रही है, मतलब कि हमारे पास स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और कॉटेज इंडस्ट्री अच्छी है, तो इससे हमारा पंजाब जो है डेवलपमेंट में जा रहा है। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो।